अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पैरेलल रेजोनेंस सर्किट। लास्ट टाइम हमने सीरीज़ रेजोनेंस सर्किट पढ़ा था। तो यहाँ आप देखें एक इंडक्टर और एक कैपेसिटर, उसको हमने पैरेलल कनेक्ट किया विद एसी सोर्स। तो यहाँ पर जो अल्टरनेटिंग सोर्स है वो वोल्टेज जिसकी फ्रीक्वेंसी जो आप वेरी कर सकते हैं वो आपने प्रोवाइड की है। तो इंडक्टेंस जो है, जो इंडक्टर लगाया गया जिसकी इंडक्टेंस एल है, उसकी रेजिस्टेंस होगी स्मॉल आर, यानी कि बहुत कम वैल्यू है आर की, जिसे आप बिल्कुल निगलेक्ट भी कर सकते हैं। कैपेसिटर जो है वो आपको पता है लीडिंग करंट ड्रॉ करता है, और जो इंडक्टर है वो लैगिंग करंट ड्रॉ करता है। लेकिन एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर दोनों की जो रिएक्टेंस है वो इक्वल हो जाती है, इक्वल एंड ऑपोजिट हो जाती है। तो इन दोनों ब्रांचेस का जो करंट होगा वो इक्वल एंड ऑपोजिट होगा तब, यानी जब आप एसी सोर्स की ऐसी फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे कि इन दोनों की रिएक्टेंस इक्वल हो जाएगी। ऑपोजिट तो ऑलरेडी है, आपने पिछले डायग्राम में भी देखी थी, पिछले वाला जो इम्पीडेंस डायग्राम था उसमें। तो इन दोनों ब्रांचेस के जो करंट होंगे वो इक्वल एंड ऑपोजिट होंगे। तो ये कैंसिल आउट करेंगे रिजल्ट, तो करंट ड्रा नहीं होगा, सप्लाई जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर लेकिन करंट थोड़ा ड्रा होता है ड्यू टू आर ऑफ द इंडक्टर, यानी इस इंडक्टर का जो आर है उसके अक्रॉस थोड़ा सा पोटेंशियल ड्रॉप होता है और यहाँ से करंट लीक कर जाता है। इसकी वैल्यू बहुत कम होती है, नॉर्मली आइडियल केस में उसको निगलेक्ट करते हैं। तो ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट है। इसमें भी जो फिर प्रॉपर्टीज़ हैं वो देखें। पहली प्रॉपर्टी तो वही फ्रीक्वेंसी की है, जो फ्रीक्वेंसी है वो 1/2 पाई अंडर रूट LC। और रेजोनेंट सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर जो इम्पीडेंस है वो मैक्सिमम होती है, वहाँ मिनिमम थी या मैक्सिमम, और रेजिस्टिव होती है, और मिनिमम करंट फ्लो करता है। तो हम ये यहाँ पर ड्रा करके दिखाते हैं उसको, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। ये फ्रीक्वेंसी और इधर करंट है। तो ये एफ आर यहाँ पे, ये एफ आर है, यहाँ पर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पर करंट बिल्कुल मिनिमम है, इम्पीडेंस जो है वो मैक्सिमम होगी। और रेजिस्टिव होगी, वोल्टेज और करंट जो है वो इन फेस होंगे, तो पावर फैक्टर क्या होगा, 1 होगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि पावर फैक्टर क्या होगा इसका, इज़ 1, क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है। रेजिस्टिव सर्किट में आपको पता है यानी एक दूसरे का इफेक्ट कैंसिल आउट हो चुका है, इसकी मामूली सी आ रहा है वही इसका इम्पीडेंस होगा। तो डेफिनेटली क्या होगा, पावर फैक्टर 1, क्योंकि वोल्टेज और करंट इन फेस हैं। और उसके बाद फिर वो कहता है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी के ऊपर क्या होगा, ये जो ब्रांच करंट, इसका ब्रांच करंट इंडक्टर का, ब्रांच करंट कैपेसिटर का, इन दोनों का, इसका करंट आई एल कह लो, इसका करंट आई सी कह दो, जो कि हमने कहा था इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो उनका करंट जो है वो सोर्स करंट से ज़्यादा हो सकता है एट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये चौथी प्रॉपर्टी इसकी, तो ये याद रखनी है। तो ये पैरेलल रेजोनेंस सर्किट था। इसमें ये रिजेक्टर सर्किट भी कहा है इसको, क्योंकि रेजोनेंस के ऊपर पैरेलल रेजोनेंस जो सर्किट है वो रिजेक्ट करता है मैक्सिमम करंट को, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड रिजेक्टर सर्किट, यानी ज़्यादा करंट ड्रॉ करता है, सोर्स करंट से ज़्यादा करंट, क्योंकि ये पावर स्टोर करते हैं। आपको पता, वहाँ पोटेंशियल की बात थी एट रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, जो पोटेंशियल क्रॉस इंडक्टर का पोटेंशियल क्रॉस कैपेसिटर था वो ज़्यादा था सोर्स वोल्टेज से। तो यहाँ पर करंट की बात है, क्योंकि ये पैरेलल कम्बिनेशन है, वोल्टेज दोनों के क्रॉस सेम रहेगा। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं 3 फेस एसी सप्लाई। वो देखिए 3 फेस एसी सप्लाई जो है वो, आपने देखें एसी जनरेटर पड़ा, उसकी कॉइल्स के 2 एंड वाले टर्मिनल थे जिनको आपने स्लिप रिंग्स के साथ जोड़ा, और साथ कार्बन ब्रशेस थे जो एक्सटर्नल सर्किट के साथ जो है वो जनरेटर की कॉइल को कनेक्ट करते हैं। तो अगर एक कॉइल की बजाय 3 कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप रोटेट करवाएंगे, तो आपको जो आउटपुट मिलेगी उसे हम नाम देंगे, ये 3 फेस एसी सप्लाई होगी। क्योंकि वो जो 2 वायर्स एसी सोर्स प्रोवाइड करता है, 2 टर्मिनल, एक वायर को हम लाइव वायर कहते हैं, एक न्यूट्रल वायर कहते हैं। लाइव वायर हाई पोटेंशियल पे होती है, न्यूट्रल वायर लो पोटेंशियल पे होती है। अब देखें, मैंने बोला कि एक जो कॉइल है उसके 2 स्लिप रिंग्स होते हैं। अगर 3 कॉइल रन करवाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो 6 स्लिप रिंग्स हो जाएंगे ना। तो 6 टर्मिनल बनते हैं, लेकिन बनते एक्चुअली 4 हैं। कैसे 4 बनते हैं ये देखें, हम एक एक जो है ना उनका कंबाइन करते हैं, और वहीं पावर स्टेशन के अंदर, यानी जहाँ ये जनरेटर लगा हुआ है, वहीं उसको ग्राउंड कर देते हैं।
और एक एक जो टर्मिनल होता है उसे बाहर निकालते हैं, तो उनको कंबाइन करते हैं हम। कंबाइन करके जो है ना हम उनको पावर ट्रांसफार्मर यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर से जोड़ते हैं। स्टेप अप हो जाता है, वोल्टेज बढ़ जाता है, करंट की मैग्नीट्यूड कम हो जाती है ताकि हीटिंग इफेक्ट कम हो और हम इस ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर डाल सके। फिर आपने देखा होगा मे भी इस तरह 3 वायर्स होती हैं, कभी आप अपने घर के आसपास देखिएगा, हाई पावर लाइंस बोलते हैं, 11,000 वोल्टेज होता है उसके अंदर, तो वहाँ फिर वो कंज्यूमर के पास पहुँचती हैं ये। अब इसके अंदर तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज है जो हमारी अप्लायंसेस के लिए सूट नहीं करता। फिर यहाँ से कनेक्शन लिया जाता है एक स्टेप डाउन, जो हमारे गली मोहल्ले के अंदर ट्रांसफार्मर रखा जाता है, वो स्टेप डाउन होता है, वो दोबारा उसको जो है ना वो कन्वर्ट करता है 220 वोल्ट के अंदर 11,000 वोल्ट और करंट बढ़ा देता है ताकि जो आगे कंज्यूमर उनको वो पावर सप्लाई हमने जो है ना वो देनी है। पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर करंट डिवाइड होगा और वहीं से एक वायर जो ग्रिड स्टेशन होता है एक इलाके का, वहीं से एक वायर ग्राउंड करके वो साथ मिला देते हैं। खंबे के ऊपर 4 वायर आपको नज़र आ रही होंगी गली के अंदर। इनमें ये ये तीन जो हैं ये फेस हैं, ये हाई पोटेंशियल पे हैं तीनों, और ये न्यूट्रल वायर होगी जो ग्राउंड की होगी पावर स्टेशन के अंदर रिटर्न पाथ के लिए। इस तरह से पावर जो है वो ट्रांसमिट होती है। 3 फेस एसी सप्लाई कहते हैं। अब 3 फेस एसी सप्लाई में मैंने आपको ये तो बता दिया पावर कैसे ट्रांसमिट होती है, और ये टर्मिनल टोटल कितने बने, 4 बने, ये याद रखना है अब आपने। 3 फेस एसी सप्लाई में टोटल 4 टर्मिनल होते हैं क्योंकि एक को हमने कॉमन कर दिया था इस वजह से। अब यहाँ पर वो जो कॉइल है वो रोटेट कैसे करती है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो बना के दिखाते हैं और उनका फेस डिफरेंस बताएंगे, और ये जो इनकी टोटल आउटपुट है वो उसकी भी बात करेंगे यहाँ पे। तो देखिए जो कॉइल्स हैं, एक कॉइल अगर ये लगाई हुई है यहाँ, दूसरी कॉइल यहाँ होगी, तीसरी कॉइल यहाँ होगी, यानी उनके दरमियान 120 का एंगल होगा, ये भी और ये भी। ये ए, ये डी कॉमन पॉइंट जो है, ये सी आ गया और ये बी आ गया। ठीक है जी। अब इसको तो हमने क्या कर देना है, जो कॉमन पॉइंट है वो आपने अभी कहा था ग्राउंड कर देना है। बाकी ये 3 रह गए, ये 3 क्या हैं, लाइव वायर्स हैं, हाई पोटेंशियल वायर्स जिनका पोटेंशियल 230 240 वोल्ट होता है, और ग्राउंड के साथ उनका हमेशा इनका डिफरेंस कितना आएगा 230, इसका भी कितना आएगा 230, और इस वाले का भी कितना आएगा 230। ठीक है जी। हर किसी वायर के क्रॉस यानी हर किसी पेयर के क्रॉस ये सबकी कॉमन होगी ना, तो हर फेस का और न्यूट्रल का जो डिफरेंस है वो 230 यानी 240 वोल्ट के इक्वल होता है। और अगर नेट वोल्टेज निकालना है इनका तीनों यानी कि चारों टर्मिनल का, आप नेट वोल्टेज निकालेंगे वो आपको 400 वोल्ट मिलेगा, क्योंकि फेस डिफरेंस है 120 डिग्री का। कॉइल्स जो रोटेट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो 120 डिग्री पे करती हैं एक ही मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, जैसे पंखे के 3 पर इक्वली स्पेस पे होते हैं ना, रोटेट करते हैं, तो इसी तरह जो कॉइल्स हैं वो भी रोटेट करती हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उनके दरमियान 120 डिग्री का एंगल होता है और 120 का ही फेस डिफरेंस आता है उनकी आउटपुट जो मिलती है हमें। एक आउटपुट अगर इस तरह से मिल रही है 0 से स्टार्ट होके, तो लाजमी बात है एक जो है वो 120 से स्टार्ट लेगी और दूसरी जो है वो 240 से स्टार्ट लेगी। 120 वाली जो है वो यहाँ से होगी इस तरह से, और 240 वाली यहाँ से लेगी स्टार्ट। और इस तरह जो है ना वो आगे काम चलता रहेगा। ये तो ये पहला फेस और ये दूसरा फेस और ये तीसरा फेस। इधर वोल्टेज इधर और इधर वी, और ये विद टाइम ये चेंज मिलेगा आपको। किसी भी पॉइंट पे नोट कर लें, वी जो होगा, वी निकालने का वही फार्मूला वी नॉट साइन थीटा,
तीनों का एंगल पुट कर लें, स्टार्ट में भी कर लें, बेशक 0 है, 120 240 पुट करेंगे तीनों, वी नॉट साइन 0, वी नॉट साइन 240, वी नॉट साइन 2 साइन 120, तो आंसर एट दी एंड 400 वोल्ट आएगा। वी नॉट आपको पता है 230। तो नेट वोल्टेज हमेशा तीनों का यानी 3 फेस एसी सप्लाई का नेट वोल्टेज जो है वो 400 वोल्ट आता है। तो इसकी एडवांटेजेस पूछे जाते हैं, वो आपने याद रखने। मेन एडवांटेज जो है 3 फेस एसी सप्लाई का, वो टोटल लोड को डिवाइड करना है 3 पार्ट्स में। आपने में भी गांव में कभी देखा हो, उनमें 2 ही वायर्स होती हैं खंबे के ऊपर, यानी एक फेस होता है और एक न्यूट्रल होता है। वहाँ 3 फेस का जो है ना वो कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि गांव के अंदर आबादी थोड़ी है, लोड कम होता है। लेकिन शहरों के अंदर आपने देखा हमेशा 3 फेस सप्लाई होती है, क्योंकि लोड को डिवाइड करना होता है। इस वजह से ये सबसे पहला मेन एडवांटेज जो है, इसको लोड डिवाइड करता है। ये हैवी लोड जो है उसको हमने डिवाइड कर दिया है। फिर इसके अलावा कुछ ऐसी मशीनरीज हैं, मोटर्स हैं, जो 3 फेस पे ही जो है ना ऑपरेट करती हैं, यानी तीनों वायर्स ये कनेक्ट होंगी और न्यूट्रल भी कनेक्ट होगी, तो वो ऑपरेट करेंगी। वो हाई पावर मशीन्स हैं, यानी इंडस्ट्रियल एरियाज, इंडस्ट्री के अंदर जो हैवी मोटर्स वगैरह रन करती हैं वो 3 फेस मोटर्स होती हैं। तो उनकी वर्किंग के लिए 400 वोल्ट चाहिए होते हैं, तो वो 3 फेस सप्लाई से ही हम उसको जो है ना वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जो 400 वोल्ट उनकी स्मूथ वर्किंग के लिए चाहिए होता है। तो ये फिर ऐसी 3 फेस ऐसी सप्लाई के जो है ना एडवांटेजेस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे भी जा सकते हैं। तो ये लॉन्ग भी आया हुआ है पेपर में, इसमें कोई मैथमेटिक्स नहीं है, जस्ट आपने ये 2 डायग्राम बनानी है, कि ये और एक ये। पहले वाली तो मैंने आपको समझाने के लिए बनाई थी, वो नहीं बनानी। तो पहले आप लिखेंगे 1 फेस क्या होता है, जिसमें एक जनरेटर, उसकी एक कॉइल, उसके 2 टर्मिनल, स्लिप रिंग्स जो हैं वो हमें आउटपुट देते हैं। एक लाइव वायर, एक न्यूट्रल वायर बोलते हैं। लाइव वायर हाई पोटेंशियल पे होती है, न्यूट्रल वायर 0 पोटेंशियल पे। लेकिन 3 फेस एसी सप्लाई में क्या होता है, एक जनरेटर के अंदर 3 कॉइल्स 120 डिग्री के ऊपर जो है वो रोटेट करती हैं, और उनके स्लिप रिंग्स को हम जो है ना इस तरह से सेट करते हैं कि एक उनका कॉमन पॉइंट बन जाता है, और 3 जो है वो आउटपुट वहाँ से निकलती है। तो 4 टर्मिनल बनते हैं इसी सप्लाई के अंदर। तो फिर इनका जो स्लिप रिंग्स हैं, मतलब जो फेस है इनके, वो एक का 0, एक का 120, एक का 240 होता है। तो किसी भी पॉइंट पर अगर नोट करेंगे उनके दरमियान फेस डिफरेंस यही आएगा, और आउटपुट हमेशा आपको 400 वोल्ट ही मिलेगी। ठीक है जी। तो ये बाकी फिर एडवांटेजेस एट द एंड ये लिखना। नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मेटल डिटेक्टर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अल्लाह हाफिज़।